हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल नृत्यजीत। तो भाई आज हम एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन में लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर का जो है पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे हम स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के साथ। उससे पहले देख लेते हैं हमने इससे प्रीवियस पार्ट में क्या देखा था। तो उसका एक क्विक रिवीजन चलाते हैं स्टार्टिंग से। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में सबसे पहले हमने इसकी हेडिंग्स को ही समझा था। तो मूवमेंट बेसिकली किसी ऑर्गन का हम जो है मोशन करा रहे हो, वो सिंपल मूवमेंट होता है। और लोकोमोशन जो है मूवमेंट की ही फॉर्म होती है, जो कि बस इसमें ये डिफरेंस होता है कि लोकोमोशन में मूवमेंट के साथ साथ ऑर्गेनिज्म की जो प्लेस या लोकेशन है वो चेंज होती है। तो लोकोमोशन में जब मूवमेंट के साथ साथ प्लेस या लोकेशन चेंज हो रही है तो उस प्रोसेस को लोकोमोशन कहते हैं। और सिंपली किसी ऐसे मेरे हैंड का, मेरे लिप्स का, ठीक है, ये मेरा नेक का ही जो ये है, ये सिर्फ मूवमेंट है, ठीक। बट अगर इसी मूवमेंट से जो लोकेशन चेंज हो जाए तो ये लोकोमोशन होता है। हमने ये देखा। फिर यहाँ पर हमने ये लाइन देखी दैट के ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। इसको आप समझ गए हैं। लोकोमोशन फूड, शेल्टर, मेड, सूटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड, इन सब चीज़ों की खोज में होता है। टाइप्स ऑफ मूवमेंट के बारे में हम देखा। तो ह्यूमन बॉडी में जो है 3 मेन तरीके के जो है मूवमेंट देखे जाते हैं, दैट इज अमीबॉइड, सिलियरी एंड मस्कुलर। अमीबॉइड की बात करें तो ये एक जैसा अमीबा जो है मूवमेंट शो करता है उसकी तरह मूवमेंट होता है। इसमें बाय फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स फीड, जो कि प्रोटोप्लाज्मिक जो है स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म की वजह से सूडोपोडिया फॉर्म होते हैं, उनकी वजह से ये मूवमेंट होता है। ये पाया जाता है मैक्रोफेजेस सेल्स में और ल्यूकोसाइट एंड डब्ल्यूबीसी में। उसका हमने सिलियरी मूवमेंट की बात करी। तो सिलियरी मूवमेंट इसकी होता है विद द हेल्प ऑफ सिलिया। तो ये देखा था हमने, ये ट्रेकिया में होता है और ये फैलोपियन ट्यूब में भी होता है। वो जो होता है ओवम को आगे यूट्रस तक पहुंचाने का काम करता है। उसका हमने मस्कुलर मूवमेंट देखा। मस्कुलर मूवमेंट ड्यू टू मसल्स की वजह से होता है। ये भी हमने देखा, जैसे लिम्ब, जॉ और टंग, ये सब जो है मसल की वजह से मूवमेंट हो रहे हैं, तो ये मस्कुलर मूवमेंट में है। फिर उसके बाद हमने जो है मसल का जो है स्ट्रक्चर समझा। उससे पहले हमने फ्लैजुलर मूवमेंट भी देखा। तो ये विद द हेल्प ऑफ फ्लैजुला की वजह से होता है, जो कि जैसे स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ की स्विमिंग में हेल्प करता है फ्लैजुलर मूवमेंट की वजह से। वाटर करंट को मेंटेन करता है स्पॉन्जिस में एंड लोकोमोशन करवाता है प्रोटिस्ट जैसे यूग्रिना में। फिर उसका हमने जो है मसल की बात करी। मसल में जो है म्यूजिडर्मल ओरिजिन होती है। 40 से 50% बॉडी वेट जो है मसल ही कवर करके रखती है। उसका हमने देखा कि मसल के पास जो है काफ़ी प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे कि एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी। फिर हमने मसल को जो है क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। तो हमने लोकेशन के बेसिस पे मसल को क्लासीफाई किया 3 टाइप्स में। तो वो हैं स्केलेटल, विसरल और कार्डियक मसल। हमने सबसे पहले जो है स्केलेटल मसल की बात करी। तो स्केलेटल मसल में हम बात करते हैं। तो स्केलेटल मसल आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट। तो स्केलेटल मसल जो है स्केलेटल कंपोनेंट से क्लोजली एसोसिएट रहती हैं, ठीक है। मतलब जो स्केलेटल फ्रेमवर्क है आपकी बॉडी का, उससे ये मसल क्लोजली एसोसिएट रहती हैं। स्ट्रेप्ड अपीयरेंस होता है, स्ट्राइक्ड मसल्स होती हैं। विसरण मसल की बात करें तो ये हॉलो, इन्हें हॉलो ऑर्गन से प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि इसलिए ये जो है स्मूथ मसल्स होती हैं क्योंकि ये नॉन स्ट्राइक्टेड होती हैं। उसका हमने कार्डियक मसल की बात करें तो ये हार्ट मसल्स होती हैं। और हार्ट मसल होने की वजह से ये इनका ब्रांचिंग पैटर्न होता है, ब्रांचिंग स्ट्राइटेड इनवॉलंटरी नेचर की ये होती हैं। फिर उसका हमने जो है मसल का जो है स्ट्रक्चर देखा। स्केलेटल मसल को हमने और डीप में जो है समझा है। तो वहाँ बताया हुआ है कि किसी आप स्केलेटन के जो है किसी एक स्केलेटल मसल है, उसका कोई एक पार्ट निकालोगे तो वो जो है पूरा बना हुआ होगा मसल बंडल से, या जिन्हें हम फेसिकल्स बोल रहे हैं उनसे वो पूरा बना हुआ होगा। वो आपस में फेसिकल्स या मसल बंडल जो है जॉइंट होंगे ड्यू टू फेशिया, यानी ये है कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू, इसकी वजह से ये यहाँ जॉइन होंगे। ईच मसल बंडल जो है मसल फाइबर या मसल सेल्स से जो है मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ये यहाँ मसल सेल है जो कि मसल बंडल के अंदर होते हैं, ठीक। तो मसल सेल से जो है मसल बंडल बना हुआ है और मसल बंडल आपस में जुड़े हुए हैं बाय फेशिया। उसका हमने यहाँ ये डायग्राम देखा। फिर मसल फाइबर या मसल सेल के बारे में बात करी कि उसकी जो
प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसे सार्कोलेमा कहते हैं, उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म फिल होता है उसे सार्कोप्लाज्म कहते हैं। और हमने एक और बात करी कि इसकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसे हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है बोलेंगे, ठीक है। फिर हमने इसके बारे में बात करी कि मसल फाइबर जो होती हैं उसके अंदर पैरेलली अरेंज्ड मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रिल्स होते हैं। मायोफाइब्रिल्स जो है मायोफाइब्रिल्स के पास क्या होता है, ऑल्टरनेट जो है पैरेलली अरेंज जो है उसकी लेंथ वाइज लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में क्या होते हैं, पैरेलली अरेंज थिन और थिक फिलामेंट्स होते हैं जो कि एक्टिन और मायोसिन से फॉर्म रहते हैं, और वो फॉर्म करते हैं डार्क और लाइट बैंड को ऑल्टरनेट मैनर में, ठीक है। तो जहाँ सिर्फ जो है लाइट फिलामेंट यानी एक्टिन के फिलामेंट्स आ रहे हैं वहाँ, तो वो रीजन जो है लाइट दिखता है, लाइट शेड का, तो उसे कहते हैं लाइट यानी लाइट बैंड, यानी यहाँ देखो, तो ये है, तो यहाँ ये पोर्शन दिखा हुआ है, इसे रख करते हैं, तो ये पोर्शन दिखाया हुआ है, ये ये, ठीक। तो इस पोर्शन को यहाँ इसे कहेंगे आई बैंड, यह है पूरा आई बैंड, ठीक। इस पोर्शन में क्या है, लाइट जो है एक्टिन, सिर्फ एक्टिन प्रोटीन का जो है फिलामेंट यहाँ प्रेजेंट है। जबकि इस पोर्शन में देखें तो यहाँ, तो इसे कहेंगे ए बैंड यानी डार्क बैंड। तो यहाँ ए बैंड यानी डार्क बैंड, तो यहाँ देखो तो यहाँ एक्टिन और मायोसिन दोनों ही प्रेजेंट हैं और ये डार्क है। जब हम एग्जैक्ट इस जोन की बात करेंगे तो इसे कहते हैं एच जोन, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। एच जोन मतलब वो जोन है डार्क बैंड का जहां सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट होता है। जबकि डार्क बैंड का हम पूरे की बात करें तो यहाँ देखो, यहाँ रिलैक्स स्टेट में यहाँ ओवरलैप हो रहा है लाइट और डार्क बैंड का, ठीक है, ओवरलैप यहाँ हो रहा है, और बीच वाले इस रीजन में सिर्फ और सिर्फ एच जोन प्रेजेंट है। मतलब यहाँ सिर्फ और सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है, और ये पूरा ए बैंड है, ये आई बैंड है, ये आई बैंड है, और आई बैंड, और जब हम यहाँ आई बैंड की बात करते हैं तो आई बैंड जो है बाइसेक्टेड रहता है बाय इलास्टिक फाइबर जेड लाइन। तो ये एक इलास्टिक फाइबर जेड लाइन होती है, इसके थ्रू जो है आई बैंड यहाँ बाइसेक्टेड रहता है। ये यहाँ आई बैंड जो है बाइसेक्ट है, मतलब बिल्कुल सेंटर से दो डिवीजन में डिवाइडेड है। फिर यहाँ हमने उसके बाद हमने एक सार्कोमेयर की बात करी, तो एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन तक का डिस्टेंस होता है, ये पूरा एक सार्कोमेयर को फॉर्म करता है। यहाँ ज्यादा गड़बड़ हो गई, तो ये पूरा रीजन यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये एक सार्कोमेयर होता है। इसे ही कहते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेल, या स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेल, या कहते हैं इसे कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इसे बोलते हैं। फिर हमने यहाँ पर ये उसे और देखा है कि ये देखो, ये यहाँ जो है लाइट बैंड दिखाए हुए हैं, तो हमने यहाँ देखा है, तो ये है सिर्फ ये आई बैंड का पोर्शन है, यहाँ से ये आई बैंड है इतना, ठीक है। तो उसमें ये दिखाया, यहाँ ये जेड लाइन दिखाई हुई है, जिसकी वजह से आई बैंड जो है बाइसेक्टेड है। ये फिलामेंट है एक्टिन प्रोटीन का, ये फिलामेंट है मायोसिन प्रोटीन का, ठीक है। ये एक्टिन प्रोटीन, ये मायोसिन प्रोटीन, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रीजन जो है डार्क दिखेगा, क्योंकि यहाँ एक तो ये मायोसिन है और यहाँ एक्टिन और प्रोटीन, ये भी इससे डार्क होता है कंपेरिजन में। तो यहाँ ओवरलैप की वजह से ज़्यादा बैंड हो गए, तो ये रीजन जो है इतना डार्क दिखाई देता है, इसे डार्क बैंड कहते हैं, इसे डार्क बैंड या ए बैंड बोलते हैं, ठीक है। और इसके वो रीजन जिसमें सिर्फ और सिर्फ मायोसिन प्रोटीन है उसे एच जोन जो है बोलते हैं, ठीक। और यहाँ से लेकर पहली जेड लाइन से अगली जेड लाइन तक जो रीजन होता है वो एक सार्कोमियर होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक। आज हम इसी के बारे में समझेंगे, इन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के बारे में समझेंगे। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन यानी एक्टिन और मायोसिन, आज हम इनके बारे में प्रॉपर तरीके से समझेंगे और देखेंगे किस तरीके से ये एक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट जो है बनते हैं, ठीक है। किस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट बनते हैं, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, वो सब हम आज देखेंगे। तो पार्ट 1 यहाँ जो है पूरा रिवाइज हो चुका है। अब हम शुरू करते हैं पार्ट 2 के साथ। तो
पार्ट 1 को रिवाइज करने में अराउंड जो है 10 मिनट हमको लग गई है, बट अच्छे से जो है पार्ट 1 रिवाइज हो चुका है। अब हम शुरू करते हैं पार्ट 2 को विद स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के साथ। ठीक, तो ईच एक्टिन यानी थिन फिलामेंट की बात हो रही है, तो वो कैसे फॉर्म रहता है, 2F यानी फिलामेंटस एक्टिन से, जो कि हेलिकली बाउंड रहती हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो ये एक फिलामेंटा F, ठीक है, और ये दूसरी, मतलब ये एक हेलिकल फॉर्म में एक दूसरे से अच्छी तरह से बाउंड रहती है। ठीक है, तो एक्टिन किससे फॉर्म है, तो 2F यानी फिलामेंटस एक्टिन से जो हेलिकली बाउंड रहती हैं एक दूसरे से, उनसे जो है एक्टिन फिलामेंट जो है फॉर्म होता है। अब ये जो हम एक F फिलामेंटस की बात करें, एक फिलामेंट की बात करें हम, तो वो कैसे फॉर्म है, तो ईच फिलामेंटस एक्टिन की बात करें तो वो पॉलीमर होता है ऑफ मोनोमेरिक जी यानी ग्लोब्यूलर एक्टिन। ठीक है, तो समझो, यहाँ देखो, तो मैं एक स्ट्रेट, ये है, मैं एक बता रहा हूँ स्ट्रेट, तो ये है एक एफ एक्टिन, ठीक है, फिलामेंटस एक्टिन, ऐसे दो से मिलकर जो है बना है थिन फिलामेंट यानी एक्टिन का फिलामेंट बना हुआ है, ऐसे दो से हेलिकली बाउंड होकर। ठीक, ये हम इसे और जूम करके देखें तो ये कैसे फॉर्म है, ये फॉर्म है ग्लोबुलर जी एक्टिन से, ये गोल गोल, ये गोल 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 ऐसे ये जुड़े हुए हैं, इन्हें कहते हैं जी एक्टिन या फिर ग्लोबुलर एक्टिन। तो ग्लोबुलर एक्टिन से जो कि इसकी मोनोमेरिक फॉर्म है, उससे एक पॉलीमेरिक फॉर्म बनता है एक फिलामेंटस एक्टिन, और ऐसे दो फिलामेंटस एक्टिन से बनता है एक थिन फिलामेंट। गॉट इट? आगे देखते हैं। Each F actin is a polymer of monomeric G यानी globular actin, two filament of another protein that is tropomyosin also run close to the F actin throughout its length। अब दो फिलामेंट है एक और दूसरी प्रोटीन के, ठीक है, वो दोनों ही जो फिलामेंट है, ठीक है, एक तो ये फिलामेंट हो गया, एक तो दो फिलामेंट है ना, ये दोनों एक दूसरे से हेलिकली जो है बाउंड रहते हैं, हेलिकली कॉइल्ड रहते हैं दोनों फिलामेंट एफ फिलामेंटस एक्टिन के। तो इन्हीं पर जो है, इन्हीं के पैरेलली, ठीक है, दो फिलामेंट रहते हैं किस प्रोटीन के, ट्रोपोमायोसिन के। तो इन्हीं के पैरेलली एक और प्रोटीन है दैट इज ट्रोपोमायोसिन, वो इन्हीं के पैरेलली, अरे यार, इन्हीं के पैरेलली जो है रहता है, इन्हीं के पैरेलली रहता है, दैट इज ट्रोपोमायोसिन। तो ये जो है अंदर वाली जो लाइन दिख रही है, ये है फिलामेंट एक्टिन। वो किससे बनी है, वो छोटे छोटे ऐसे गोल गोल ग्लोब्यूल से फॉर्म होकर बनी है, जो कि इसकी मोनोमेरिक फॉर्म है, उससे पॉलीमर बना है फिलामेंट एक्टिन का। अब वो फिलामेंट एक्टिन दोनों पहले हेलिकली बाउंड है, और इनके पैरेलली क्या चल रहा है, इनके पैरेलली चल रही है एक और प्रोटीन दैट इज ट्रोपोमायोसिन। ये ट्रोपोमायोसिन है जो कि इनके पैरेलली चल रही है। अब इस ट्रोपोमायोसिन पर, ठीक है, इस ट्रोपोमायोसिन पर एक और एनदर प्रोटीन दैट इज ट्रोपोनिन जो है रेगुलर अरेंजमेंट में, ऑल्टरनेट मैनर में अरेंज रहता है। तो यहाँ पर ये ट्रोपोनिन यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ, ठीक है, ऐसे एक ऑल्टरनेट मैनर में इस पर ट्रोपोनिन जो है अरेंज रहता है। आगे चलते हैं। तो ट्रोपोमायोसिन की बात करें तो वो ऑल्सो रन क्लोज टू द फिलामेंटस एक्टिन थ्रू आउट इट्स लेंथ। A complex protein troponin is distributed at a regular interval on the tropomyosin. In the resting state, a subunit of troponin masks the active site for myosin on the actin filament। तो इससे क्या समझ रहे हो, तो जो रेगुलर इंटरवल पर जो तीसरा प्रोटीन की बात करी है हमने, देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, ये है ग्लोब्यूल्स, ठीक, इन्हें कहते हैं ग्लोब्यूलर एक्टिन। ठीक, ये जुड़े, ये जुड़े, यहाँ एक और जोड़ा, फिर एक और जोड़ा, फिर एक और जोड़ा, ठीक है, ऐसे ग्लोब्यूल से मिलकर एक जो है पूरी एक चेन बनी, एक पॉलीमेरिक फॉर्म बनी एक्टिन की, पॉलीमर बना एक्टिन का, जिसे कहेंगे हम फिलामेंटस एक्टिन यानी एफ एक्टिन। वो किससे बन गया, जी एक्टिन से। तो एक एफ एक्टिन, अब ऐसे ही दो एफ एक्टिन एक दूसरे से हेलिकली मैनर में जो है बाउंड रहती है, ठीक है, तो ये एक दूसरे से हेलिकली पैटर्न में जो है बाउंड रहती है। ठीक, अब ये बाउंड रहती है दूसरे हेलिकली पैटर्न में,
तो इन्हीं के पैरेलल एक और अनदर प्रोटीन चल रहा होता है, दैट इज ट्रोपोमायोसिन। वो इन्हीं के पैरेलल जो है चल रहा होता है, ट्रोपोमायोसिन। उस ट्रोपोमायोसिन पे रेगुलर इंटरवल में एक और प्रोटीन जो है अटैच रहता है, दैट इज ट्रोपोनिन। ठीक। अब ट्रोपोनिन जो प्रोटीन है उसके पास एक ऐसी साइट होती है जिसके थ्रू जो मायोसिन है उसमें, ये देखो मायोसिन में कुछ ऐसे हेड से बने हुए होते हैं, ठीक है। वो जुड़ते हैं, अब क्यों जुड़ते हैं वो बाद में देखेंगे हम। वो जुड़ते हैं तो उसी के इन हेड को जोड़ने के लिए, उससे उससे जोड़ने के लिए उस पर जगह होती है ट्रोपोनिन। ठीक है। जब रेस्टिंग स्टेट की बात होती है, मतलब जब मसल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना होता है, ठीक है, तो जो ट्रोपोनिन प्रोटीन है उसके पास एक ऐसी जगह होती है जिसके थ्रू ये हेड जो है अटैच होंगे। बट जब हम रेस्टिंग स्टेट की बात करते हैं, जब जो है मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है, ठीक, तो जब क्या होते हैं, ये जगह जो है बंद रहती है। ये जगह जो जुड़ने वाली है इन हेड से, ये जगह रहती है बंद। ठीक, इतना समझ में आई। तो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है दैट इज ट्रोपोनिन, वो डिस्ट्रीब्यूट रहता है रेगुलर इंटरवल पे, किस पे, ट्रोपोमायोसिन पे। ट्रोपोमायोसिन जो इसके पैरेलली अरेंज है किस पे, फिलामेंटस एक्टिन पे। इन द रेस्टिंग स्टेट सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, और ट्रोपोनिन की एक सब यूनिट होती है मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन, जो कि मास्किंग करके रखती है, ढक के रखती है किसे, एक्टिव बाइंडिंग साइट ऑफ फॉर मायोसिन। मायोसिन के लिए जो एक्टिव बाइंडिंग साइट है, मतलब मायोसिन के लिए वो साइट है जो एक्टिव है, जो उसे जुड़ने के लिए तैयार है, उस जगह को ट्रोपोनिन की एक सब यूनिट जो है ढक के रखती है। ठीक है। तो ट्रोपोनिन की सब यूनिट रेस्टिंग स्टेट में जब मसल होती है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही होती है, तो ट्रोपोनिन की सब यूनिट एक ऐसी एक्टिव बाइंडिंग साइट होती है जिसके जो है राजी है कि उससे जो है मायोसिन जुड़ जाए, उससे ढक के रखती है। ठीक। पर बाद में जब कभी उसे जो है जुड़ना होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, तो उसे जो है कुछ ऐसा प्रोसेस होता है कि उसके थ्रू वो हटती है, मतलब अनमास्क होती है। अब वहां से पर्दा हट जाता है, वहां से जो है रास्ते खुल जाते हैं जुड़ने के लिए, तो फिर से वहां जो है वो जुड़ जाती है। अब हम उसे देखेंगे आगे। पहले हम उससे पहले मायोसिन यानी थिक फिलामेंट की बात करते हैं। ईच मायोसिन यानी थिक फिलामेंट इज ऑल्सो अ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। जैसे कि हमने फिलामेंटस प्रोटीन देखा, वो पॉलीमराइज्ड प्रोटीन था, जी यानी ग्लोबुलर एक्टिन का। तो ऐसे ही हम मायोसिन यानी थिक फिलामेंट की बात करते हैं, तो ये भी पॉलीमराइज्ड प्रोटीन होता है। मैनी मोनोमेरिक प्रोटीन कॉल्ड मेरोमायोसिन, तो कई मोनोमेरिक प्रोटीन जैसे कि मेरोमायोसिन से फॉर्म होगा, बना हुआ होता है। जैसे कि वो किससे बनता है, ग्लोबुलर एक्टिन से एक फिलामेंटस एक्टिन जो है फॉर्म हुआ था। ऐसे ये भी कई मोनोमेरिक प्रोटीन जैसे कि मेरोमायोसिन से फॉर्म होकर बनता है। ठीक है। उससे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ यहाँ पर। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, थिन एक्टिन, एक्टिन का स्ट्रक्चर है। ठीक। तो यहाँ ये देखो, ये है गोल गोल ग्लोबुलर एक्टिन, इनसे ये फॉर्म हुआ है, ये इनसे ये फॉर्म हुआ है एफ एक्टिन, ये दूसरा एफ एक्टिन। ये दोनों एक दूसरे पर हेलिकली जो है अरेंज है। ठीक है, हेलिकली बाउंड है एक दूसरे से। इनके पैरेलल में ये चल रहा है ट्रोपोमायोसिन, ये चल रहा है ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन पे यहाँ देखो, तो ये रेगुलर इंटरवल पर क्या अरेंज है, ट्रोपोनिन। रेगुलर इंटरवल पर ट्रोपोनिन अरेंज है। ये ट्रोपोनिन जो है रेस्टिंग स्टेट में, इसकी एक्टिव बाइंडिंग साइट होती है किसके लिए, मायोसिन के लिए। मायोसिन के लिए जो जगह है, जो राजी है कि मैं उससे जुड़ जाऊंगी, उसे ढक के रखती है। ठीक, उसे ढक के रखती है। जब कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है, तो ये उसे अनमास्क कर देती है, मतलब पर्दा हटा देती है, और मायोसिन के ये जो हेड दिख रहे हैं, ये इससे जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है थिन बैंड आपको समझ में आ गया। ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ किसकी, अ, ये हमने थिन फिलामेंट पढ़ा, उसके बाद हम थिक फिलामेंट की बात करते हैं। तो
Each myosin and thick filament is also a polymerized protein. Many monomeric protein called meromyosin से फॉर्म होकर बना हुआ होता है, जो कि फिगर में दिखाया हुआ है। तो एक इसकी मोनोमेरिक फॉर्म जो है दिखाई हुई है। ऐसे ही इसके एक आगे होगी, इसके एक और 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 आगे, और ऐसे ये एक पूरी जो है फॉर्म होती है, एक थिक फिलामेंट जो है फॉर्म होता है। उसका एक मोनोमेरिक यूनिट यहाँ पर जो है दिखाया हुआ है, दैट इज मायोसिन मोनोमर यहाँ दिखाया हुआ है, इसे मैरोमायोसिन बोलते हैं। ठीक, अब हम इसे ही यहाँ रीड करते हैं। कंस्टिट्यूट वन थिक फिलामेंट, ठीक है, ये एक थिक फिलामेंट को फॉर्म करते हैं मोनोमेरिक प्रोटीन जो है मैरोमायोसिन। ईच मैरोमायोसिन की बात करें तो उसके पास दो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक तो उसका हेड होता है, ग्लोब्यूलर हेड होता है, एक हेड होता है उसका जो कि उठा हुआ है, विद अ शॉर्ट आर्म एंड अ टेल, ठीक है, विद अ शॉर्ट आर्म एंड अ टेल। तो ये इसका है हेड, गॉट इट। ये है इसका एक शॉर्ट आर्म जो कि इस हेड को उठा रहा है, ठीक है, इस हेड को उठा रहा है, ये है इसका शॉर्ट आर्म, और ये है इसकी टेल, ये है इसकी टेल, ठीक है। अब ये जो है एक फॉर्म करते हैं उठा हुआ स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं क्रॉस आर्म, ठीक है। तो हेड जिसे उठा रहा है एक शॉर्ट आर्म, और ये पूरा फॉर्म होता है एक क्रॉस आर्म, ठीक है। इस मैरोमायोसिन के इस पहले वाले रीजन को जिसमें हेड या शॉर्ट आर्म आ रहे हैं जो कि फॉर्म करते हैं क्रॉस आर्म को, इसे कहते हैं एच एम एम, यानी हैवी मैरोमायोसिन। मतलब मैरोमायोसिन का वो रीजन जो कि थोड़ा हैवी है, उसे कहते हैं हैवी मैरोमायोसिन। अब ये जो बाद वाला रीजन है जो कि है टेल, ठीक, इस टेल को कहते हैं एल एम एम, दैट इज लाइट मैरोमायोसिन, गॉट इट। आगे देखते हैं। तो वही बात आई हुई है कि इसके पास एक ग्लोबुलर हेड होता है विद अ शॉर्ट आर्म एंड अ टेल। द फॉर्मर की बात करें, मतलब ग्लोबुलर हेड विद अ शॉर्ट आर्म की बात करें, तो ये होता है हैवी मैरोमायोसिन, दैट इज एचएमएम। लेटर की बात करें, टेल की बात करें, तो वो होता है लाइट मैरोमायोसिन, दैट इज एलएमएम। द एचएमएम कंपोनेंट की बात करें तो उसमें एक हेड होता है, एक शॉर्ट आर्म होता है जो कि आउटवर्ड प्रोजेक्ट करके रखता है, आउटवर्ड प्रोजेक्ट करके रखता है एट अ रेगुलर डिस्टेंस पे, रेगुलर डिस्टेंस यहाँ से ये फ्री डिस्टेंस है, ये फ्री डिस्टेंस है, ये ऐसे रेगुलर डिस्टेंस पे प्रोजेक्ट आउट करके रखता है। एंड एंगल फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम द सरफेस ऑफ पॉलीमराइज्ड मायोसिन फिलामेंट इज नोन एज क्रॉस आर्म, इसे ही क्रॉस आर्म बोलते हैं। The globular head is an active ATPase enzyme and has binding site for ATP and active sites for actin। क्या बात समझ में आई? तो ग्लोबुलर हेड के पास एक्टिव एटीपेज एंजाइम होता है, ठीक है, एक एंजाइम है एटीपेज एंजाइम जो कि एटीपी का जो है ब्रेकडाउन कराने में हेल्प करता है। तो इसके बाद एक एटीपेज एंजाइम होता है, और बाइंडिंग साइट होती है किसके लिए, एटीपी के लिए, ठीक है, एटीपी के लिए बाइंडिंग साइट है, और एटीपी के इंतजाम के लिए इसके पास एंजाइम है, दैट इज एटीपेज, ठीक है। एटीपी की बाइंडिंग साइट है और एटीपी के लिए एंजाइम है एटीपेज, और क्या है, एक्टिव साइट है एक्टिन के लिए, क्योंकि भाई एक्टिन में कुछ जगह है जो जुड़ना चाहती है, अब वो जुड़ेगी इसी एक्टिव साइट के पास, जो कि हेड के पास जो एक्टिव साइट है एक्टिन जुड़ने के लिए वो होती है इसके पास। आगे बात करते हैं हम। तो यहाँ पर ये जो दिखाई हुई है, ये है हेड रीजन है पूरा, इसमें ये जो साइट है ये एक्टिन बाइंडिंग साइट है, मतलब ये एक्टिन से जुड़ेंगी। ये एटीपी बाइंडिंग साइट है, यहाँ एटीपी जुड़ेगा, और इसके पास जो है एटीपी एंजाइम भी होता है, ठीक। तो वही बात है, आगे चलते हैं। तो हमने यहाँ देख ही लिया एक्टिन का थिन फिलामेंट देख लिया, मायोसिन का मोनोमर देख लिया, दैट इज मैरोमायोसिन। उसमें यहाँ ये हेड हो गया, ये शॉर्ट आर्म हो गया, ये दोनों एक एंगल बना के जो है
अपवर्ड जो है जा रहे हैं, इस ये क्रॉस आर्म फॉर्म कर रहे हैं। इस पार्ट को कहते हैं हेड और शॉर्ट आर्म के पार्ट को, इसे बोलते हैं हेवी मैरोमायोसिन, और बाद में टेल वाला पार्ट है इसे लाइट मैरोमायोसिन बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब हमने जो है एक्टिन और मायोसिन के जो स्ट्रक्चर को समझ लिया है, इन प्रोटीन को समझ लिया है, अब हम इनके मसल इनके कॉन्ट्रैक्शन का जो है मैकेनिज्म क्या है उसे देखते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो ये इसका मैकेनिज्म बेस्ट किसकी वजह से एक्सप्लेन हुआ? बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की वजह से एक्सप्लेन हुआ, which states that contraction of muscle fiber takes place by the sliding of thin filament over the thick filament, जो कि कहता है कि मसल फाइबर जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जब जो थिन फिलामेंट है वो थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है, ये इसमें से ये पोर्शन निकले हुए हैं क्रॉस आर्म, ये जो है इनके थ्रू जो थिन फिलामेंट वाला ये यहाँ लगते हैं और इसे ऐसे ढका देते हैं, ऐसे करते हैं, फिर यहाँ ऐसे ढका देते हैं और आए करते हैं, ऐसे इसे आगे जो है इसे कॉन्टैक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्लाइड करता है थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट के ऊपर, ये स्लाइड करता है, इसी की वजह से जो है कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसे कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। आगे देखते हैं, तो इस थ्योरी को समझते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय द सिग्नल सेंड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो अब हम सोचेंगे हमें मसल वहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, हमें ठीक है कॉन्ट्रैक्शन करना है, हमें कुछ करना है, तो अब जो है दिमाग से अब जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू मोटर न्यूरॉन उस सिग्नल को लेकर जाएंगे। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू जो है मोटर न्यूरॉन जो है सिग्नल लेकर जा रहे हैं, मोटर न्यूरॉन सिग्नल ला रहे हैं, मसल फाइबर के पास आ गए, मसल फाइबर यानी मसल सेल के पास आ गए। ठीक है, अब यहाँ बताया हुआ है टू इट कंस्टिट्यूट अ मोटर यूनिट, और फॉर्म करती हैं एक मोटर यूनिट। मतलब मोटर यूनिट क्या है? बेसिकली मोटर यूनिट होता है मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर, यानी मसल सेल प्लस मोटर न्यूरॉन की बात करें तो इस पूरी एक यूनिट को कहते हैं मोटर यूनिट। द जंक्शन बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर। हम जंक्शन की बात करें, उस जो है उस ब्रिज की, उस जॉइंट की बात करें, ठीक है, जो मोटर न्यूरॉन, ये मोटर न्यूरॉन है, ये सार्कोलेमा है, ठीक है, ये फॉर्म कर रहे हैं एक किसके? मोटर यूनिट को, फॉर्म कर रहे हैं मोटर यूनिट को फॉर्म कर रहे हैं ये। ठीक है, और इस जंक्शन की बात करें, ये जंक्शन है, ये जंक्शन होता है जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा, यानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सार्कोलेमा यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, इनका जो जंक्शन है यहाँ ये जोड़ रहे हैं, इस कॉल्ड दी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट, इसे कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट। ठीक है, इसे जंक्शन को कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट। आगे चलते हैं। अ न्यूरल सिग्नल रीचिंग दिस जंक्शन, अब जो है मोटर न्यूरॉन एक सिग्नल लेके आ रही है, ठीक है, अब वो है एक न्यूरल सिग्नल इस जंक्शन में पहुंचता है और रिलीज करता है एक न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, इन्हीं के थ्रू जो है न्यूरॉन आगे सिग्नल पास करते हैं और यहाँ जो है रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर। क्या रिलीज करता है यहाँ? न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम है एसिटाइलकोलिन। उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है एसिटाइलकोलिन। मतलब इस जंक्शन पे जो मोटर न्यूरॉन है वो एसिटाइलकोलिन को रिलीज करता है। अब एसिटाइलकोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो यहाँ पर रिलीज हो चुका है, ये क्या करेगा? ये जनरेट कर देगा एक्शन पोटेंशियल इन सार्कोलेमा। ठीक है, ये एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देगा किसमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, मसल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे सार्कोलेमा कहते हैं, उसमें एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देगा। ठीक है, which generates an action potential in sarcolemma। क्या जनरेट कर रही है? मोटर न्यूरॉन आई, मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर एंड मसल सेल है, इसे कहते हैं मोटर यूनिट, जहां पर इनका एक जंक्शन होता है। ठीक है, किसका? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं इसे, जंक्शन होता है मोटर न्यूरॉन का और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सार्कोलेमा का, उस जंक्शन को कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट।
ठीक है। वहाँ ये मोटर न्यूरॉन है एक न्यूरोट्रांसमीटर को जो है रिलीज करते हैं जिसका नाम है एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन क्या करता है, सार्कोलेमा में जनरेट करता है एक एक्शन पोटेंशियल। दिस स्प्रेड्स टू द मसल फाइबर, और ये एक्शन पोटेंशियल पूरी मसल फाइबर में स्प्रेड करता है एंड कॉजेज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन इनटू द सार्कोप्लाज्म, ठीक है, और रिलीज करवाता है कैल्शियम आयन का किसमें, सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म यानी अंदर जो मसल सेल के अंदर जो उसका साइटोप्लाज्म है उसे सार्कोप्लाज्म कहते हैं, उसमें जो है कैल्शियम आयन का रिलीज करता है, और वो कहाँ से रिलीज होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मसल सेल का, जो कि स्टोर हाउस होता है कैल्शियम आयन का। वहां से जो है कैल्शियम आयन रिलीज हो जाते हैं सार्कोप्लाज्म में इस एक्शन पोटेंशियल की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल। उसकी वजह से सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन रिलीज हो चुके हैं, उसकी वजह से कैल्शियम आयन का लेवल जो है इंक्रीज करता है, और वो बाइंड करते हैं सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन से ऑन एक्टिन फिलामेंट। अब जो ट्रोपोनिन था, जो सब यूनिट थी जो कि उसे ढककर रखी हुई थी, जो हिस्सा जो है चाह रहा था, हाँ मायोसिन जुड़ना, वो ढककर रखी हुई थी, वहां जो है कि कैल्शियम आयन, क्योंकि इसकी अमाउंट जो है ज्यादा हो चुकी है, तो ये बाइंड करेगा सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन से जो कि एक्टिन फिलामेंट पे है, एंड देयर बाय रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स फॉर मायोसिन। और जिस साइट की मास्किंग हो रखी थी, जो साइट ढकी हुई थी, जो साइट राजी थी मायोसिन से जुड़ने के लिए बट वो ढकी हुई थी, अब वो अनमास्क हो जाती है, मतलब वहां से जो है पर्दा हट जाता है, वहां जगह खाली हो जाती है मायोसिन के जुड़ने के लिए। यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस। अब जो मायोसिन है, क्योंकि इसके पास एटीपी बाइंडिंग साइट है, वो एटीपी को जो है यूटिलाइज करता है, वहाँ एटीपी जुड़ती है, और एटीपी हाइड्रोलाइसिस की वजह से, एटीपी एंजाइम की मदद से उस एटीपी क्या करता है, यूटिलाइज करता है, उसे यूज करता है, उससे एनर्जी लेता है। अब क्या करता है, मायोसिन हेड नाउ बाइंड्स टू द एक्सपोर्ट साइड एक्टिव साइड ऑन एक्टिन। अब जो है एटीपी लेकर उसे यूटिलाइज कर कर मायोसिन में एनर्जी आ चुकी है, अब वो क्या करेगा, अब कैल्शियम आयन जुड़ने की वजह से एक्टिन पे जो है जगह खाली हो गई, यहाँ से मायोसिन जुड़ेगी, अब वहां जो है मायोसिन जुड़ती है। अब मायोसिन उस जगह पर जुड़ चुकी है, तब मायोसिन हेड नाउ बाइंड्स टू द एक्सपोज्ड साइट exposed active sites on actin to form a cross bridge, और इसे ही कहते हैं क्रॉस ब्रिज। एक क्रॉस ब्रिज स्ट्रक्चर वो फॉर्म करती है, ठीक। तो ये देखो भाई, क्या समझाता हूँ मैं आपको, यहाँ ये है, ये कोई जगह है, यहाँ ट्रोपोनिन है सब यूनिट, ठीक है, यहाँ लगा कैल्शियम, इस कैल्शियम के लगने की वजह से मतलब ऐसे एक फीस मिल गई, जिसकी वजह से इस जगह को इसने खाली कर दिया, ठीक है, ये जगह को खाली कर दिया। अब यहाँ जो है मायोसिन का जो हेड है, वहाँ उसने क्या करी, एटीपी का यूटिलाइज किया, उसने एटीपी यूटिलाइज करी, एटीपी हाइड्रोलाइज की वजह से, एटीपी एंजाइम की वजह से, और उससे एनर्जी आई, और ये हेड जो है अब यहाँ से बैंड हो गया, इस रीजन से बैंड कर गया, ठीक है। इसे ही कहते हैं क्रॉस ब्रिज, और इससे बैंड करने का जो स्ट्रक्चर बनाया इसने, इसे ही क्रॉस ब्रिज बोलते हैं, ठीक, इसे ही बोलते हैं क्रॉस ब्रिज। वैसे यहाँ बताई हुई है कि कैल्शियम लेवल जब बढ़ा, उसकी वजह से वो सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन से जुड़ा, जिसकी वजह से जो वहाँ एक्टिव साइट थी मायोसिन से जुड़ने के लिए, वो अनमास्क हो गई, और फिर इसे देखते हुए जब मायोसिन की बात पता चली कि उसके जुड़ने के लिए जगह खाली हो गई है, उसने एटीपी का यूटिलाइज किया, एनर्जी ली, और जो है जुड़ा, जुड़ा नाउ बाउंड टू एक्सपोज, जो खाली हो गई एक्टिव साइट, उससे वो जुड़ा और फॉर्म किया एक क्रॉस ब्रिज को, ये एक क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो रहा है, ठीक। यहाँ देखो, तो यहाँ वही चीज जो है समझाई हुई है कि ये है एक एक्टिन फिलामेंट, यहाँ पर जगह खाली हो गई, यहाँ पर एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हुआ, एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू टाइप, ठीक है, उसका हाइड्रोलाइसिस हुआ, फिर ये यहाँ जुड़ा, एक क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन करी, ये मायोसिन हेड है,
ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज हुई, ये मायोसिन फिलामेंट है। फिर उसके बाद क्या हुआ, सिंगल रोटेशन, अब यहाँ जो क्रॉस ब्रिज बन गया, इसने इसको अंदर की तरफ धक्का दीजिए, ये धक्का दिया, ठीक है, इसे धक्का दिया यहाँ, स्लाइडिंग रोटेशन, इसे धक्का दिया और आगे की तरफ धक्का दिया है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन किया है, अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्शन किया है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये ब्रिज फिर से ब्रेक होगा, ये फिर दूसरी खाली जगह जुड़ेगा, फिर उसे जुड़ के फिर धक्का दे देगा उसे अंदर की तरफ, और धक्का दे दिया, फिर ये जो है ब्रिज खाली होगा, ये क्रॉस ब्रिज जो है ब्रेक होगा, फिर ये जुड़ेगा, फिर धक्का देगा, ठीक है। तो ऐसे करके जो है कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होगा, ठीक है। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होगा और पूरी जो है मसल जो है सेल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और मसल जो है पूरी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो यहाँ स्टेजेस दिखाई है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, रोटेशन ऑफ हेड एंड ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज। आगे देखते हैं, दिस पुट्स द अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड, ठीक है, ये ए बैंड के सेंटर की तरफ इसे पुश कर रही है। तो ऐसी तो था स्ट्रक्चर, ये बीच में मायोसिन था, ठीक है, ये रिलैक्स स्टेट में हल्का हल्का ओवरलैप था, ठीक, यहाँ से अब ये जुड़ी, ये जुड़ी, इन्होंने इसे धक्का दिया आगे की तरफ, आगे की तरफ धक्का दिया, तो ये और आगे यहाँ पे एक्सपेंड कर गया, यहाँ से ये जुड़ी, यहाँ से ये जुड़ी, इन्होंने इसे और आगे की तरफ जो है धक्का दिया, तो ये यहाँ तक एक्सपेंड करा, ठीक है। तो यहाँ ये सेंटर ही तो है ए बैंड का, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ए बैंड ही तो है, तो इसके सेंटर की तरफ, ए बैंड के सेंटर की तरफ तो है कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, अंदर की तरफ ही तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ से फिर इसे और ये लेंगी और इसे धक्का देंगी और ये लेंगी और धक्का देंगी, ठीक है। तो सेंटर की तरफ जो है कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो इससे आप क्या समझ रहे हो, ये जो लाइट बैंड है इसकी जो है लेंथ कम हो रही है, ठीक है, ये अंदर जाता चला जा रहा है ए बैंड में, बट ए बैंड की लेंथ तो वही रह रही है, ये लाइट बैंड अंदर जा रहा है, ए बैंड तो उतना ही रहेगा, ए बैंड में जाता जा रहा है लाइट बैंड, ए बैंड में जाता जा रहा है, ए बैंड में जाता जा रहा है, पर जो है लाइट बैंड की लेंथ कम हो रही है, बट ए बैंड की लेंथ जो है सेम रहेगी, ठीक, वही समझाएंगे। दिस पुट्स द अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट, ये एक अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट को पुश करेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड, ए बैंड की सेंटर की तरफ जो है पुश करेगा। द जेड लाइन अटैच्ड टू दीज एक्टिन आर आल्सो पुल्ड इनवर्ड देयरबाय कॉजिंग अ शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोमेर, इसके थ्रू, क्योंकि यहाँ जेड लाइन जो है जुड़ी हुई थी, ये जेड लाइन जुड़ी हुई थी, और क्योंकि ये जा रहा है तो ये जेड लाइन भी आगे की तरफ मूव करेगी, तो जेड लाइन भी मूव करेगी और एक जेड लाइन से लेकर दूसरी जेड लाइन तक का जो डिस्टेंस पूरा ये रीजन होता है, ये सार्कमेर होता है। अभी जेड लाइन आगे जा रही है, जेड लाइन आगे, जेड लाइन आगे, जेड लाइन आगे, जेड लाइन आगे, ठीक है। ये क्या हो रहा है, यहाँ से था यहाँ पहुँच गया, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो इसे ही कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इससे शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमेर हुआ, इसे ही कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, खत्म, यही था। इसे बार बार पढ़ना, आपको समझना है, दिमाग में बिठा लेना है। It is clear from the above steps that during shortening of the muscle, that is contraction, the I band get reduced। इससे आप समझते हो अच्छे से कि जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो I band तो रिड्यूस कर रहा है, जबकि A band जो है रिटेन, उसकी लेंथ जो है वही रह रही है। The myosin releasing the ADP and inorganic phosphate goes back to its relaxed state। अब जो है मायोसिन जिस ATP का यूटिलाइज करके एनर्जी ले रहा था और जुड़ के धक्का दे रहा था, वो अब जो है रिलीज करता है एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिलीज करता है, मतलब एनर्जी यूज हो चुकी है, फिर से वो जो है रिलैक्स स्टेट में आ जाता है, रिलीज करता है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को, गोज बैक टू इट्स रिलैक्स स्टेट, अ न्यू एटीपी बाइंड्स टू द क्रॉस ब्रिज, अ न्यू एटीपी बाइंड्स, क्या करता है, ये धक्का दिया, यहाँ लगा, यहाँ लगा, धक्का दिया, ठीक है, ऐसे लगाता, ऐसे था ना, ऐसे था क्रॉस में, ये एक्टिन ने यहाँ लगा, ये धक्का दिया, ठीक है, यहाँ लगा, ये धक्का दिया, ये धक्का दिया, ठीक, अब ये धक्का दिया, अब क्या होगा, यहाँ से जो है एनर्जी यूटिलाइज हो गई, अब यहाँ से जो है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये मेरा थंब देखो, ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये बाहर निकल गई, ये बाहर निकल गई, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है बाहर निकल चुकी है, ठीक, बाहर निकल गई। अब क्या आएगा, एक और एटीपी आएगा, एक और एटीपी यहाँ जो बाइंडिंग साइट है
इनसे बाइंड करेगा और वो इसे यूटिलाइज़ करेगा और यहाँ से ये जो है टूट जाएगा। ये आगे आगे तो कौन आगे साथ चला ही गए, आगे चला यहाँ से ये टूट गया, यहाँ टूट गया एटीपी जुड़ने की वजह से। बाद में जब नया एटीपी जुड़ा, याद रहे बात, जब नया एटीपी जुड़ता है, जब जो है क्रॉस ब्रिज ब्रोकन होता है, अ न्यू एटीपी बाइंड एंड द क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन। जब क्रॉस ब्रिज ब्रोकन हुआ, अब इस एटीपी का यूटिलाइज करेगा, फिर से जान पड़ गई, फिर से ज्वाइन करेगा, फिर धक्का देगा, फिर एटीपी और वो निकाल देगा, ठीक है। फिर यहाँ एक नया एटीपी जुड़ेगा, उसे यूटिलाइज करेगा, क्रॉस ब्रिज ब्रेक होगा, उसे यूटिलाइज करेगा, फिर जान पड़ेगी, फिर जुड़ जाएगा, फिर धक्का देगा, ठीक है। तो ऐसे करके शॉर्टनिंग हो रही है सार्कोमेयर की, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। The ATP is again hydrolyzed by the myosin head, अगेन वो ATP हाइड्रोलाइज होगा myosin head की वजह से, और ये साइकिल क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन की दोबारा चालू हो जाएगी, दोबारा से क्रॉस ब्रिज फॉर्म होगा, धक्का देगा, शॉर्टनिंग करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, ये साइकिल दोबारा से जो है रिपीट होती रहेगी। एंड ब्रेकेज इज रिपीटेड कॉजिंग फर्दर स्लाइडिंग, और ये प्रोसेस चलता रहेगा और इससे फर्दर स्लाइडिंग होती रहेगी। द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द कैल्शियम आयंस आर पम्प्ड बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टम, ठीक है। ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा, जब तक एक्शन पोटेंशियल आता रहेगा, ठीक है, जब तक सिग्नल आता रहेगा, जब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, एक्शन पोटेंशियल आता रहेगा, एक्शन पोटेंशियल आता रहेगा, तो कैल्शियम आयन रिलीज होते रहेंगे, ठीक है। कैल्शियम आयन जो है वापस से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो आए थे, वहां दोबारा से पंप बैक नहीं होंगे, ठीक है। पर जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं करने, तब क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल नहीं आएगा, सिग्नल नहीं आएगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं करने, सिग्नल नहीं आ रहा, तो ये कैल्शियम आयन जो है वापस से जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी में जो है दोबारा से चले जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, कभी कैल्शियम आयन चले गए तो ट्रोपोनिन से जो कैल्शियम आयन जुड़ा था, ठीक है, अब वो नहीं जुड़ रहा, ठीक है, तो दोबारा से वो क्या कर लेगा, ढक लेगा उस साइड को जो कि जोड़ना चाह रही थी मायोसिन, उस साइड को ढक लेगा और ये जो है कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस जो है रुक जाएगा, ठीक है, रिजल्टिंग इन द मास्किंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट, जिसकी वजह से मास्किंग हो जाएगी एक्टिन फिलामेंट की। दिस कॉजेज द रिटर्न ऑफ द जेड लाइन बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। इस चीज क्या होगा, जेड लाइन जो है वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर चली जाएंगी, जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जेड लाइन चली जाएंगी, दैट इज रिलैक्सेशन, इसे कहेंगे रिलैक्सेशन। The reaction time of the fiber can vary in different muscle। अब जो reaction time है fiber का, ये different muscle में vary कर सकता है। Repeated activation of muscle can lead to the accumulation of lactic acid, ठीक है। repeated activation होता है मसल का, जिसकी वजह से वहाँ लैक्टिक एसिड भी कभी कभार हो जाता है, एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन की वजह से, ठीक है, एनारोबिक ब्रेकडाउन होती है ग्लाइकोजन की, उसकी वजह से कभी कभी लैक्टिक एसिड हो जाता है। जबकि आपने कभी देखा हो, आप सडनली जो है लेग्स नहीं करते आप कभी, ठीक है, आप लेग्स करने लग गए सडनली, ठीक है, लेग वर्कआउट कर रहे हो, आप देखो पूरे पैर में जो है कंपन स्टार्ट हो गई है, मतलब और दर्द हो रहा है, ठीक है, थाइस में, तो क्या लैक्टिक एसिड जो है वहाँ प्रोड्यूस हो चुका है, ठीक है। तो रिपीटेड एक्टिवेशन की वजह से जब बहुत ज़्यादा कहीं एक्टिवेशन कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन कर लेते हैं, तो उसकी वजह से लैक्टिक एसिड वहाँ प्रोड्यूस हो जाता है, वहाँ एनारोबिक कंडीशन फॉर्म हो जाती है, वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसकी वजह से एनारोबिक ब्रेकडाउन होता है ग्लाइकोजन का, जिसकी वजह से फटीग भी होती है, थकान भी होती है। मसल कंटेंट्स रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट कॉल्ड मायोग्लोबिन। जो है मसल के पास एक रेड कलर का ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट होता है, जिसे मायोग्लोबिन कहते हैं, ठीक। मसल के पास क्या है, एक पिगमेंट होता है रेड कलर का, जो कि ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है, इसे कहते हैं मायोग्लोबिन। क्या आ रहा है, बहुत आ गया क्या। मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई, मायोग्लोबिन का कंटेंट होता है हाई होता है इन सम ऑफ द मसल विच गिव्स अ रेडिश अपीयरेंस, ठीक है। मायोग्लोबिन का कंटेंट जो है हाई होता है कुछ मसल में, जो कि उनका जो है मसल को रेडिश अपीयरेंस जो है शो करवाता है, वहाँ की मसल का जहाँ मायोग्लोबिन हाई है, वहाँ की मसल का वो रेडिश अपीयरेंस जो है शो करवाता है। सच मसल्स आर कॉल्ड द रेड फाइबर, ऐसी मसल को जहाँ वो जहाँ रेडिश अपीयरेंस है, रेडिश अपीयरेंस क्यों है, क्योंकि वहाँ मायोग्लोबिन की अमाउंट ज़्यादा है, और ऐसी मसल को रेड फाइबर्स बोलते हैं। दीज मसल्स ऑल्सो कंटेन प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसी मसल्स के बाद जो है भरपूर मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, जो कि क्योंकि ऑक्सीजन है, बढ़िया एनर्जी मिलेगी और वो बढ़िया मसल बात जो है ज़्यादा फास्ट प्रोसेस के लिए काम आएंगी।
विच कैन यूटिलाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर्ड इन देम फॉर एटीपी प्रोडक्शन। ठीक है, जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का माइटोकॉन्ड्रिया है वो जो है यूटिलाइज करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का और एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। These muscle therefore can also be called aerobic muscle। ऐसी मसल को एरोबिक मसल भी बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ देखें तो सम ऑफ द मसल ऐसी होती हैं जिनके पास बहुत ही लेस क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन होता है। रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट बहुत ही कम अमाउंट में होता है, जिसकी वजह से वो पेल कलर की या वाइटिश कलर की जो है दिखाई पड़ती हैं। इन्हें हम फैट फाइबर्स बोलते हैं। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ बहुत कम होते हैं, बट द अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज हाई होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो वाइट फाइबर की बात करते हैं तो यहाँ भले ही माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम है, बट यहाँ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अमाउंट जो है रेड फाइबर के मुकाबले जो है ज़्यादा होता है। दे डिपेंड ऑन एनारोबिक प्रोसेस फॉर एनर्जी। ये एनारोबिक प्रोसेस पे डिपेंड रहते हैं एनर्जी के लिए, क्योंकि यहाँ मायोग्लोबिन कम है। मायोग्लोबिन क्या है? ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट। यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है। मायोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन की कमी होगी, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी है तो यहाँ एनारोबिक प्रोसेस होगा एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो आज के पार्ट में हम यही रखेंगे और पार्ट 3 से हम स्केलेटल सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम इसे डायग्राम को देख लेते हैं। तो यहाँ ये रिलैक्स स्टेट में दिखाया हुआ है 2 जेड लाइन, ठीक है। इतना दूर ये एक सार्कोमियर है, ये एच जोन है, ये पूरा ए बैंड है जिसमें ये थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट है, थिन फिलामेंट, ठीक है। ये एच जोन है जिसमें सिर्फ जो है थिक फिलामेंट है। उसके बाद यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये आगे की तरफ शिफ्ट हो रही है, ठीक है। ये आगे की तरफ शिफ्ट हो रही है, ठीक। फिर उसका यहाँ दिखाया हुआ है, यहाँ ये मैक्सिमली कॉन्टैक्ट हो चुका है ये, और जो है आई बैंड भी एक दूसरे के ऊपर जो है ओवरलैप कर चुके हैं। यहाँ देखो ओवरलैप कर चुके हैं, यहाँ ये मैक्सिमल और जो है कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है 2 सार्कोमियर यहाँ जो दिखाए हुए हैं। तो इसके साथ जो है पार्ट 2 में हमने इस चैप्टर को इतना कवर कर लिया है। पार्ट 3 में लगभग हम इस पूरे चैप्टर को एंड कर देंगे, ठीक है। तो पार्ट 3 इस चैप्टर का जो है लास्ट होगा, जिसके थ्रू हम स्केलेटल सिस्टम से स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर का एंड कर देंगे। भाई कमेंट करके बताना क्या समझ में आया। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना। बहुत ही स्लो स्लो एक एक लाइन एक एक वर्ड को कवर करते हुए चैप्टर जो है समझाया जा रहा है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय।